तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 53वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 52 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर उन वीडियोस को आप जरूर देख लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लो और एक्टिव रहा करो वहाँ पे, ताकि बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। यह मॉक टेस्ट आपको रोज सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। कभी कभी यूट्यूब नहीं पब्लिश कर पाता है, इसलिए आपको 7:35 या 7:40 में एक बार आके जरूर चेक करना चाहिए। 7:35 तो 100% ही आ जाता है, नहीं तो कभी कभी और थोड़ा डिले होता है तो 7:40 का आपका समय हो सकता है। अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट देख रहे थे। इससे पहले हम लोग जो 52 मॉक टेस्ट देखे हैं उसमें 20 मॉक टेस्ट आपका यूनिक पब्लिकेशन का था, 17 मॉक टेस्ट आपका प्लेटफॉर्म का था और 14 मॉक टेस्ट स्पार्क का था। अभी इसमें 17 मॉक टेस्ट है किरण में, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद एसएससी अड्डा और संदर्भ पब्लिकेशन का हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ। दूसरा, आपको इस 75 क्वेश्चन में कितना करते हो आपको अपना स्कोर कमेंट्स करना है। तीसरा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का समय मिलता है, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, ये जो कल कोर्ट में केस फाइल हुआ है ना, उससे होने जाने को कुछ नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लड़के जो है नेता बनने के चक्कर में आपको पढ़ने से वंचित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो कि केस फाइल का मतलब कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, आयोग उसको एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, क्या होगा नहीं होगा उसको टेंशन छोड़ो, उसको गोली मारो। ठीक है, कुछ नहीं होने जाने का है। 2-3 केस हो सकता है। अगर उस केस फाइल से कुछ होना है तो 3 चीज़ हो सकता है। पहला तो अगर आयोग मानता है तो क्या होगा, आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। दूसरा, आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा कि हाँ भैया आप इतना स्कोर किए हो। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है इस केस फाइल करने से कि आयोग आपका एग्जाम और जल्दी ले ले। ठीक है, इस आनन फानन में आके जल्दी ले ले, जैसा कि पिछला दरोगा एग्जाम हुआ था 2017 के आसपास का जो एग्जाम था, 16-17 वाला, वो एग्जाम हुआ था। ठीक है, और कुछ नहीं होने जाने का है। बाद बाकी कोई देखो, कुछ लोगों को मेरे बातों से शायद असहमति हो सकती है। असहमति जाहिर करने के लिए आपके पास वहाँ पे डिसलाइक लिंक है, उसको दबा के असहमति जाहिर कर दो। बाद बाकी मैंने उस वीडियोज में ऐसा कुछ नहीं बोला, यही 3 बात को मैं वहाँ भी बोला हूँ, तो शायद हो नहीं सकता है कि कुछ ऐसा हो। बाद बाकी जो लोग नहीं देखे होंगे पूरा वीडियो, कुछ भी बोल सकते हैं और उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये जो गटर मार्जिन है इस किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। ठीक है, देखो होता है बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा अनुपयोगी बनाए गए पेपर के हिस्से की भरपाई के लिए गटर मार्जिन एक टाइपोग्राफिक शब्द है, जिसे पेज लेआउट में जोड़े गए अतिरिक्त मार्जिन को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वे कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चंद्रशेखर के द्वारा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वीपी सिंह। देखो, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में सीट आरक्षण और कोटा के सवाल पर विचार करने के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों की पहचान हेतु मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी नौकरी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कुल 49.5% कोटा हुआ। ठीक है, उस समय के जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में अपनी सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ और मंडल आयोग की अध्यक्ष साहब, आपको पता चल गया होगा किसने किया था, तो वीपी सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में काला चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मार्तंड। मार्तंड जो वर्मा थे यही। अगला प्रश्न है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्पाइन वन। देखो, पहाड़ों की ऊंचाई वाले भागों में पूर्णतः पर्वतीय वनस्पति का वर्चस्व मिलता है, जिसमें सिल्वर फर, बर्च, भोजपत्र, सैज तथा लाइकेन के वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों को अल्पाइन वृक्ष भी कहते हैं। फर वनस्पति मुख्यतः शंकु वृक्ष यानी कोनिफर होते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिक्किम में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? ये कहलातो है हो गया, कहलाती है हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 28 दिन। देखो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एग्जैक्टली 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। प्रश्न है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो, राजगीर में जो रोपवे का निर्माण किया गया है वो जापान की सरकार के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जोग जलप्रपात। देखो, मेघालय के नोखली खाई प्रपात के बाद जोग प्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर यानी शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष जिसमें पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1992 में। देखो, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED को ही रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है जहां से गुजरती है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पृथ्वी की परिभ्रमण गति। देखो, एक जगह की जलवायु को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है वो है आपको अक्षांश, समुद्र से दूरी, ठीक है, ऊंचाई, भूमि का आकार, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवन इत्यादि, ये सब जो है वो प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द्वितीयक। अगला प्रश्न है, कंगारू कहां का मुख्य पशु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य पशु है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमंडल यानी डिवीजन की कुल संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो, फिलहाल विभाजन से पहले कितना था? तो विभाजन से पहले 13 था, विभाजन के बाद अब 9 हो गया। विभाजन बोले तो झारखंड का अलग होना, ठीक है। अभी जो प्रमंडल 9 है वह है पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण तथा तिरहुत प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो भाग 3 में किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार का यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गौरैया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रॉल्फ फिंच ने यह वर्णन किया। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा इन देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? दो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानचित्र कला का शिलान्यास किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 होमर के द्वारा किया गया था। देखो आप में से बहुत सारे दोस्त का क्वेरी है क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का लेकर। तो देखो दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को मैं खुद नहीं कंपाइल किया हूँ। इस क्वेश्चन को कंपाइल किरण पब्लिकेशन किया है। वो जिस रेशियो में रखा है मैं उसी रेशियो को रखा हूँ, जिस बुक के हिसाब से, यानी यूनिक किया हूँ तो जिस रेशियो में रखा है उस हिसाब से रखा हूँ। स्पार्क किया हूँ तो जिस रेशियो में रखा उसमें रखा हूँ। प्लेटफॉर्म कराया हूँ तो जिस रेशियो में रखा उसी रेशियो में रखा हूँ। इन सब को ख़त्म होने के बाद जो मेरा खुद का सेट आएगा वो आपको 100% उसमें आपको ये सब चीज़ शिकायत नहीं रहेगा। सबका क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी तिथि का अवलोकन आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 21 मई को। देखो क्या हुआ था, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो 21 मई 1991 को ही राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 14 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एमजी हैलेटे थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं जिसमें, देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक गण होता है वो लोग होते हैं संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल फटने का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अवक्षेपण हो जाएगा। अवक्षेपण की अधिक मात्रा के कारण बादल फट जाते हैं। देखो अवक्षेपण की अधिक मात्रा के कारण बादल फटने की घटना होती है। कभी कभी ओलावृष्टि और जोर से बादल गरजने के बाद भी बादल फट जाता है। अगला प्रश्न है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो कुतुब मीनार, उसके बाद फतेहपुर सिकरी, उसके बाद ताजमहल बना था। कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राज्य स्तर के दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करने होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राज्य विधानसभा अथवा लोकसभा में डाले गए कुल वैध मतों का 6%। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक विकास बैंक बोले तो आईडीबीआई। तो औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। 1 जुलाई 1964 किसी ऑप्शन में नहीं है, चलो इस ऑप्शन को काट लो और 1964 कर दो, ठीक है, जुलाई 1964 कर दो, ऑप्शन 3 को करेक्ट मान लो। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखो नीलम संजीव रेड्डी ये बने थे 77 से 82 तक
यानी 1 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक, यानी ये 2 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद आर वेंकट रमन 87 से 92 तक, यानी ये 3 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक, यानी 4 नंबर पे। क्या हो जाएगा सही क्रम? 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यवसाय केंद्रों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो देखो, सूरत में ब्रिटिशर्स ने 1612 में बनाया, ठीक है। उसके बाद मद्रास में 1640 में बनाया, बॉम्बे में 1668 में बनाया और कलकत्ता में 1690 में बनाया। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन बॉर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेटर्स अल्टीमेट सेंचुरियन के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खालिद ए अंसारी। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टोडरमल। अगला प्रश्न है, निकोस अनास्टासियाडिस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चतुगाई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। चतुगाई नहीं, चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बाबरनामा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हफ्ते यानी 13 दिन के लिए वो बने थे। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीवक। अगले प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, यह टैगोर की पहली कविता थी? तो नहीं भैया, यह टैगोर की पहली कविता नहीं, उनकी पहली कविता भानु सिंघो थी, ठीक है। दूसरा, इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, तो यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, नहीं, उन्हें गीतांजलि की रचना के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह कविता शांति निकेतन में स्कूल में पढ़, नहीं, ये सारे स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की 5 वर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में 5 वर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो रेबीज फैलाने वाला जानवर आप कुत्ता होता, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? सतह पर जल संसाधन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक अतिरिक्त ग्रह या पार्थिव ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मंगल ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो यह हमें ओवरलोडिंग, देखो जब भी फ्यूज क्यों लगा होता है कि जब भी लोड ज़्यादा होता है तो फ्यूज गल जाता है और सर्किट यानी तार को गलने जलने इस सब चीज़ से बचाता है, ओवरलोडिंग से। अगला प्रश्न है, शोर को किस में मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वे प्रसर्प ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है?
इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? देखो, इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना बनाया जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक मूल वाला कार किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल वाला कार हमें क्वेक्स स्पेसीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 वोल्ट बाई एम्पियर। V इक्वल टू आप जानते हो IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बाई I हो जाएगा, तो वोल्ट बाई एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मकड़ी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, BOD किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखो, BOD का जो फुल फॉर्म होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। यह वायुजीव अवयवों को एक निर्दिष्ट समय अवधि में एक निश्चित तापमान पर दिए गए जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। BOD का मान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उद्भवन के 5 दिन के दौरान प्रति लीटर नमूनों द्वारा उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मिलीग्राम में व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, चिल्ली सीरा यानी साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो यह सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्षेत्रफल को मापने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पैकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 700 होगा, लेकिन 700 एग्जैक्टली नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम में 700 ऑप्शन दिया गया है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन इसने 700 दे दिया है। लेकिन कहीं कहीं आपको 736 और 740 मिलेगा, तो 736 या 740 दोनों में से कोई एक रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर दोनों होगा तो 700 आप 36 लगाओगे। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणें से हमें रक्षा करती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग को पवन वेग मापी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बुध यानी मरकरी को। आगे कल में कुछ मिस्टेक हो गया था, कल के मॉक टेस्ट में कुछ 2 मिस्टेक हो गए थे। पहला, देखो ये मॉक टेस्ट मैं टाइप नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खुद मेंस देना है, तो मैं इसके हिसाब से अभी मैथ और रीजनिंग भी नहीं दे रहा था आप लोगों को, तो ऐसा खुद का भी ये चल रहा है। तो क्या है कि ये टाइपिंग में किसी और से करा था तो वहाँ से मिस्टेक्स हो गए थे, उसने हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग चीज़ कर दिए थे। पहला 25 नंबर क्वेश्चन था, ब्रह्मांड सुंदरी जिसको वहाँ पे मिस वर्ल्ड लिख दिया था। ब्रह्मांड सुंदरी का मतलब होता है मिस यूनिवर्स। पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन 4 सुष्मिता सेन। और रीता फारिया क्या है? मिस वर्ल्ड है, प्रथम मिस वर्ल्ड है, ठीक है। दूसरा 44 नंबर में क्या हुआ था, प्रसिद्ध पेंटिंग दी लास्ट सफर गई, इस किनके द्वारा बनाया गया था? इसका ऑप्शन ही उसने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये था आपको यहाँ पे क्या था, तो लियोनार्ड दा विंसी द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हो गए थे और मैं उसको कोशिश करता हूँ एलिमिनेट कर दूँ, ताकि आपके हर मॉक टेस्ट में तो 10 से 12 गलती होते हैं, मैं सबको चेक करता हूँ, कोई कोई इसमें हो ही जाता है, ठीक है।
जो यस्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो यह होती है लोगो। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। ठीक है, आपका जो क्वेरी रहता है, आप जो कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसमें जरूर आप लोग क्वेश्चन कमेंट में जो कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट मेंशन किया करो, मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, ताकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ते रहता हूँ तो मुझे ध्यान में नहीं रहता है एग्जैक्टली वो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था। एक चीज़, दूसरा, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं उनमें आप लोग जाके जरूर रिप्लाई किया करो, ताकि ठीक है मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा, आप समझ रहे हो, आप लोग अगर रिप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि आप सारे चीज़ों को जानते हो, आप वो स्टूडेंट्स हो जो मॉक टेस्ट 1 से आप बने हुए हो मेरे साथ, तो आप लोग मुझे बेहतर तरीके से जानते हो, तो आप लोग जाके वहाँ पर रिप्लाई करो। एक बात और, इस मॉक टेस्ट को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाओ ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं।